हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। तो हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे। स्वर समाप्त कर चुके थे, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ड। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए। और ध्यान रहिए, ये महत्वपूर्ण, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, और इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस ध्यान में रखकर आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप लोग यह क्लास ज़रूर देखें और शेयर भी करें। चलिए व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्डों की सहायता ली जाती है, उसे ये व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? तो ऐसे वर्ड, चलिए, तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्डों की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता है, वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें अस्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला में से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण व्यंजन है। व्यंजन में अस्वर इस प्रकार होता है, जैसे क। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। तो क ये हो गया आधा और प्लस अ। ठीक है, तो ये क किससे बना है? तो क और अ से मिलकर बना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन की कितनी श्रेणियां हैं। व्यंजन की श्रेणियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 है। कौन कौन है? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा, किससे? वे व्यंजन जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ये व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान से होने के कारण कई वर्ग में बटे होते हैं। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा होने के कारण कई वर्ग में बटे होते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो वर्गीय व्यंजन भी इसको कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में 5-5 व्यंजन के 5 वर्ग लिए गए हैं। कितने वर्ग लिए गए हैं? 5-5 व्यंजनों के, तो 5 वर्ग लिए गए हैं। और वर्ग कौन कौन से हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये में विभक्त है। ठीक है, कितने वर्ग में विभक्त है? तो 5 वर्ग में। कौन कौन से वर्ग हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आइए एक बार और स्पर्श व्यंजन को हम लोग समझते हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थानिक स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण कई वर्ग में बटे हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में 5-5 व्यंजन के 5 वर्ग हैं। तो कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में विभक्त है। अतः स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? टोटल 25। ठीक है,
जो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। पहले हम लोग वर्ग लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर आने वाले व्यंजनों को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा कौन सा है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इन पांचों को क्या कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आइए क वर्ग में देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। च वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, तो च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ध, अड़। त वर्ग में कौन आता है, तो त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो ये कितने टोटल व्यंजन हो गए, तो 25 हो गए। आइए इसका उच्चारण देख लेते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण क्या है, क वर्ग किससे उच्चारित होता है, तो क वर्ग होता है कंठ से, ठीक है। एक बार बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। तो बोलने में लग रहा है ना कि कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। च वर्ग का, तो च वर्ग कैसे उच्चारित हो रहा है, एक बार उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ, या। तो जैसे लग रहा है ये तालु से उच्चारित हो रहा है। तो ये कौन से, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, ठीक है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन्य है। ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और त वर्ग का क्या है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य। आगे हम लोग देखते हैं प वर्ग का। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। जैसे प, फ, ब, भ, म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन पांचों वर्ग के जो ये पांचवें अक्षर हैं, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। या इसको नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिका से होता है। तो पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। हम लोग समझ गए। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धन्य है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, आइए समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को सटाने से होता है, परंतु यह कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है।
अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को सटाने से होता है परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो य, र, ल और व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में पूछे कौन कौन से वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आइए समझते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या है ऊष्म व्यंजन? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। कौन कौन से हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। और ये यहाँ पे ये ड और एक ये ड आता है, ठीक है, और ढ एक और ढ आता है। तो इन जो ये ढ और ड है इसको ताड़न जात, द्विगुण, ये इम्पोर्टेंट है, उच्छिप्त या फेंका हुआ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड बोलते हैं। और ह काकल्य है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों का संयुक्त व्यंजन तो जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। आइए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो क का निर्माण कैसे होता है? क और मूर्धन्य स प्लस अ से। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? श। त्र का निर्माण कैसे होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो और र और अ से मिलकर होता है। आगे देखते हैं ज्ञ का निर्माण। तो ज, इया और प्लस अ से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो ज्ञ का। अस्र देखते हैं। तो स्र का निर्माण कैसे होता है? तालव्य स और र से। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण पहला हम लोग देखेंगे नाद या कंपन के आधार पर। ठीक है, नाद कंपन या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो नाद या कंपन के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? कौन सा पहला है? तो नाद, कंपन
प्रयत्न या प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला होता है अघोष और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सघोष या इसको घोष भी बोलते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं अघोष। तो अघोष के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अघोष किसे कहते हैं आइए जानते हैं। तो अघोष वे व्यंजन वर्ण, ये ध्यान रहे इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अघोष पढ़ते हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है? गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न नहीं होता है, उसे अघोष कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स ये अघोष होते हैं। अब वर्ग में देख लेते हैं। तो जो ये वर्ग है इसमें जो ये पहला और दूसरा है, ठीक है, पहला और दूसरा, और जो ये उसमें व्यंजन स तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये क्या होते हैं? तो ये उसमें व्यंजन होते हैं, अरे ये अघोष होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उसमें व्यंजन, तो उसमें केवल तालव्य स, मूर्धन्य और दंत्य स। तो पहले दूसरे में, प्रत्येक वर्ग का पहले दूसरे में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये आ जाएगा, पहले वर्ग से हम लोग लेते हैं क वर्ग से। तो क वर्ग से कौन आ जाएगा? क और ख, और उसके बाद क वर्ग के बाद कौन सा आता है? च वर्ग। तो च वर्ग से कौन आ जाएगा? च के बाद क्या आता है? छ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ट वर्ग। तो ट वर्ग से कौन आ जाएगा? ट और ठ। और त वर्ग, और पांचवा कौन सा है? प वर्ग। तो त वर्ग से त, थ और प वर्ग से प और फ, ठीक है। तो वे व्यंजन वर्ग जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग हो गए 5 और इसका पहला, दूसरा, तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, और उसमें व्यंजन, तो उसमें में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष की संख्या कितनी है टोटल? तो 13 है। कितनी है ये संख्या? तो 13 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब अघोष के बाद सघोष। दूसरा कौन सा है? सघोष, इसको घोष भी बोलते हैं, सघोष या घोष। तो इसमें क्या होता है? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न होता है उसे सघोष कहते हैं। इसमें क्या होता है? गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न होता है, ठीक है।
इसको क्या कहेंगे, सघोष या घोष कहेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ड, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व और ये संपूर्ण जितने स्वर टोटल आ जाएंगे इसमें सघोष में। ठीक है, स्वर भी आते हैं इसमें। तो आइए एक बार वर्ग देखते हैं। तो वर्ग का कौन कौन सा सघोष है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा तो ग, घ, अंग, ये ज, झ, इया, ड, ढ, ढ़, द, ध, न और ब, भ, म, ये क्या है, तो ये सघोष हैं। ठीक है, सघोष या घोष हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये भी ये सघोष हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड व्यंजनों का वर्गीकरण में सेकंड देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं नाद या कंपन या प्रयत्न के आधार पे। तो कितने होते हैं, अघोष या सघोष, दो होते हैं। अघोष में क्या होता है, तो गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न नहीं होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा ताला उसमें व्यंजन आते हैं। ठीक है, और सघोष में गूंज, कंपन या नाद उत्पन्न होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन आते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं श्वास, वायु या प्राणता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे, तो श्वास, वायु या प्राणता के आधार पे। तो कितने प्रकार के होते हैं इसके आधार पे, तो दो प्रकार के होते हैं। चलिए आइए जानते हैं दो प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है महाप्राण। आइए देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो अल्प प्राण क्या है, तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, क्या है अल्प प्राण, तो जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु। तो अल्प प्राण क्या है, कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा य, र, ल, व अल्प प्राण है। ठीक है, इसको विषम भी कर सकते हैं क्योंकि 1, 3, 5 है। ठीक है, और य, र, ल, व तो इसमें कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा य, र, ल, य, र, ल और व। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। तो एक बार वर्ग देख के समझते हैं। तो पहला क्या है, तो इसमें देखते हैं तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पांचवा तो ये तीनों, ये भी 1, 3 और 5, तो ये विषम हो गए और ख और ग सम हो गए। तो इसको विषम भी कर सकते हैं, 1, 3, 5। तो मतलब अल्प प्राण में विषम वर्ग के विषम अक्षर आते हैं। ठीक है, अब अरे विषम वर्ड आते हैं और य, र, ल, व आता है। कौन कौन से, तो विषम और य, र, ल, व। और जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं,
तो अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं महाप्राण। दूसरा कौन सा है? महाप्राण। तो आइए समझते हैं महाप्राण क्या होता है। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगुनी तो अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लेते हैं तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो आइए देखते हैं महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन वर्ण वर्गों के अक्षर वर्ड आते हैं। तो इसमें सम आता है, तो सम में कौन आ जाएगा? ख आ जाएगा। तो दूसरा चौथा तथा उसमें व्यंजन इसमें महाप्राण में आते हैं। ठीक है, कौन आता है? तो दूसरा चौथा तथा उसमें व्यंजन, तो उसमें व्यंजन लिख देते हैं। तो दूसरा चौथा वर्ग के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दूसरा और चौथा ये सम है और ये विषम हो जाएगा, ये तीनों। तो अल्प प्राण में विषम अक्षर वर्ड आते हैं और सम इसमें महाप्राण में आते हैं। और उसमें व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ठीक है, अब तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं। तो तीसरा कौन सा है? तो उच्चारण स्थान या अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे। क्या है? उच्चारण स्थान या अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे। उच्चारण स्थान या अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं? तो स्पर्शी, आइए कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, उसमें या संघर्षी व्यंजन होता है, अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, मूल स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन, उत्क्षिप्त द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। तो हम लोग स्पर्श व्यंजन समझते हैं। सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पहला हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? तो जितने वर्ग 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्ग में जितने व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन में आएंगे। तो कौन कौन से वर्ग हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये कौन है? तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो 5 वर्ग में जितने व्यंजन आते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी
भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और मूल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो 16 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो क, ट, त, प के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। क, ट, त, प के प्रथम 4 वर्ण क्या है? मूल स्पर्शी व्यंजन है। दूसरा कौन सा है? मूल स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें 16 वर्ण आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो क, ट, त, प के प्रथम अक्षर, प्रथम 4 वर्ण। क, ट, त, प के प्रथम 4 वर्ण क्या होते हैं? मूल स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क वर्ग के, फिर ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो च वर्ग बचा है उसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। च वर्ग किस में आता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले वायु रुककर किसी अंग को स्पर्श करती है और फिर रगड़ के साथ बाहर निकलती है तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन की कितनी है? 4 है। आगे हम लोग पढ़ते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो जिसका जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों को उच्चारित करने में गर्माहट वाली ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे उसे क्या कहते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें गर्माहट महसूस होती है, चाहे गर्माहट वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जैसे बोलिए श, 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 ह, इसमें उष्मा उत्पन्न हो रहा है ना। स, श, श, ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और हाँ, ठीक है। उष्म संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा? अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। तो अर्ध या संघर्षहीन व्यंजन, तो इसमें स्वर या व्यंजन के गुण नहीं पाए जाते हैं और इसका उच्चारण वायु मतलब क्या कहें, रुकिए, स्वर या व्यंजन के गुण अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन में नहीं पाए जाते हैं और इसका उच्चारण में वायु किसी स्थान पे रुकती नहीं है और ना ही घर्षण उत्पन्न करती है। तो इसमें कौन से आते हैं वर्ण? तो य और व, ठीक है, 2 ही आते हैं, य और व। इसमें स्वर और व्यंजन के गुण नहीं पाए जाते हैं और ये वायु घर्षण उत्पन्न नहीं करती है, कहीं रुकावट भी उत्पन्न नहीं करती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उच्छिष्ट या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन। तो ये क्या है?
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को हल्का आघात करती है उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन आते हैं? ड और ढ आता है। कौन आता है उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात में? तो ड और ढ आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, कौन सा है? लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़कर जिसका उच्चारण होता है उसे लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। जैसे र बोल के देखिए, जीभ पीछे की तरफ मुड़ रहा है ना, र, तो ये क्या है? लुंठित वर्ड है। ठीक है, र। इसी की संख्या कितनी है? 1 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों किनारों से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों किनारों से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें आता है ल आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नासिक के व्यंजन। तो नासिक के में वायु नाक से निकलती है, तो इसमें पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर हम आपको बताया ना, अंग, य, ड़ और न, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड। ठीक है, पंचमाक्षर। तो इन नासिक के व्यंजन में इंग, य, ड़ और न और म आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्डों का उच्चारण स्थान देखते हैं। ठीक है, वर्डों स्वर या व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो आगत वर्ड या मेहमान वर्ड या विदेशी वर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर का देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आगत वर्ड। तो जो वर्ड हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आए हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आगत वर्ड कहते हैं। तो स्वर का देखते हैं, स्वर में कौन आया है? तो स्वर में आ, ये आगत वर्ड है। और किससे? अंग्रेजी वर्ड। जैसे कॉलेज, इसके ऊपर लगा है वो आगत है। कॉफी, डॉक्टर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ड के बारे में देखते हैं। तो इसमें 5 हैं आगत वर्ड। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, तो अरबी या फारसी वर्ड है। ठीक, ये कौन से वर्ड हैं? तो अरबी, फारसी वर्ड। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या कहा है? तो हिंदी के 5 वर्ड क, ख, ग, घ, ख और फ के नीचे नुक्ता का ये जो है ये लगा है बिंदु, इसको नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो नुक्ता का प्रयोग कर दिया जाए तो वे वर्ड अरबी फारसी के वर्ड बन जाते हैं। अगर ये नीचे नुक्ता का प्रयोग कर दिया जाए तो कौन से वर्ड बन जाएंगे? अरबी फारसी के वर्ड। और NCERT के अनुसार
कितने हैं आगत वर्ण? तो 4 हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर आपसे पूछे तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आ हो गया, फिर ख हो गया, ज और फ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। क्या है? ये लास्ट टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला खतना समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं। आप लोग चैनल को सही सब्सक्राइब करिए तथा मुझे भी सपोर्ट करिए, और आप लोग यूपी टेट का फ्री में क्लास लीजिए। तो संयुक्त ध्वनियाँ क्या है? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो वह संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। क्या है? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ, 2 या 2 से अधिक, और क्या है संयुक्त ध्वनि? तो ध्वनियाँ तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो वह संयुक्त ध्वनियाँ हैं। और संयुक्त ध्वनियाँ प्रायः तत्सम होती हैं। कैसी होती हैं? तो तत्सम होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका उदाहरण। तो जैसे हो गया प्राण, ग्लानि, प्रकर्ष आदि। चलिए आगे हम लोग दूसरा पढ़ते हैं संपृक्त ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ? तो संपृक्त ध्वनियाँ। तो संपृक्त ध्वनियाँ क्या है ये देखते हैं। तो एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है। क्या है? तो एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनियाँ क्या है? तो एक ध्वनि जो 2 व्यंजनों से संयुक्त होकर हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। उदाहरण कौन सा है? जैसे कंबल, रफ्तार। इसमें ये संयुक्त हुआ है ना, ये म आधा म और ब इसमें संयुक्त हुआ है तो कंबल बना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा युग्मक ध्वनियाँ। तो युग्मक ध्वनियाँ क्या है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे हो गया दिल्ली, दिक्कत, बिल्ली, ठीक है, आदि। इसमें ल का द्वित्व हो रहा है, इसमें क का द्वित्व हो रहा है, और उसमें भी ल का द्वित्व हो रहा है। 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके लाइएगा कल। उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और कल हम अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्लुत स्वर कौन सा है, ठीक है। आइए ऑप्शन देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो एग्ज़ाम के लिए ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है ओम,
तीसरा ओम, और चौथा कौन सा है? ओम है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार आगत वर्णों की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। आइए ऑप्शन देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है चौ, छो, जो, झ। ऑप्शन बी है प, फ, ब, भ। और ऑप्शन सी है तो, थ, द, ध। और ऑप्शन डी क्या है? ट, ठ, ड और ढ। तो ये थे 3 क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्लास को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना या शब्दकोश, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे, वाक्य रचना या शब्दकोश में से, और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।